नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलते हैं और न्यूज का फैमिली शो है। ये बार बार याद दिलाता हूं कि बच्चों को भी बुलाइए, न्यूज देखने की आदत लगाइए, क्योंकि ये न्यूज उस भाषा में उस तरीके से नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगी, और खबर भी उनके काम की भी होगी। इसलिए उनको भी बैठाइए, साथ में देखिए, साथ में समझिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले कौन कौन सी क्लास, उसके बारे में जानकारी दे दूं। पाठशाला में आज मेड इन आंदोलन नेता की सुपर क्लास लेकर आया हूं। आपने मेड इन इंडिया सुना होगा, मेड इन चाइना सुना होगा, मेड इन अमेरिका सुना होगा, कपड़ों में टैग लगा देखा होगा। ये मेड इन आंदोलन नेता कैसे होते हैं, ये आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सीक्रेट कैमरे पर किसान आंदोलन का रिजल्ट आ गया है, और वो रिजल्ट क्या कहता है वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे के बंकर रूम में आपको लेकर चलेंगे। ये बंकर रूम रेलवे में क्या है वो भी दिखाऊंगा। और भारतीय सेना के सबसे मुश्किल युद्ध का हिस्ट्री वाला चैप्टर भी खुलेगा। चीन के हजारों सैनिकों पर कैसे भारी पड़े हमारे 114, उधर हजारों इधर 114। वो कहानी, वो इतिहास का पन्ना आज आपके सामने लेकर आऊंगा। गौरव का पन्ना है, देखिएगा जरूर आखिर तक। लेकिन सबसे पहले पाठशाला की शुरुआत पॉलिटिकल साइंस की क्लास से। किसी भी आंदोलन का सच हमेशा वो नहीं होता जो उसके नेता मंच पर कहते हैं। जो उनके नेता मीडिया से कहते हैं वो भी सच नहीं होता अमूमन। जो उनके नेता पब्लिक से कहते हैं वो भी नहीं होता। लेकिन आज आपको दिखाने वाला हूं, आंदोलन का सच अक्सर वो होता है जो इसके नेताओं के दिल में होता है, जो उसके नेताओं के अरमानों में होता है, जो बंद कमरों में कहा जाता है, जो कैमरा बंद होने पर कहा जाता है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं। ये वो मशीन है जिसमें आंदोलन घुसता है और मेड इन आंदोलन नेता निकलते हैं। ये कमाल की मशीन, और ये इस देश में आज से नहीं सालों से चल रही है। जरा जूम करके दिखाइए ये मशीन। अब आप कहेंगे कहां मिलती है, मुझे भी डालो आंदोलन के जरिए और निकालो। ये ऐसे हवा में नहीं होती। अभी क्लास में समझाऊंगा कि कैसे इसमें ऊपर से एक आंदोलन गिरता है, पिसता है, तो एक नेता निकलता है जो मेड इन आंदोलन का तमगा लिए हुए होता है। कमाल की मशीन है, सालों से चल रही है, सालों से मेड इन आंदोलन नेता बना रही है, और वो नेता चमक रहे हैं। उनका सक्सेस रेट भी आपको दिखाऊंगा। आंदोलन से क्या मिलता है, ये आपने मशीन तो देख ली कि इस मशीन में इधर से आंदोलन घुसा, उधर से मेड इन आंदोलन नेता निकले। लेकिन आंदोलन से मिलता कैसे है, ये होता कैसे है, आपको ये भी समझाता हूं। इसको समझिए। आंदोलन से क्या मिलता है, और ये जनता के लिहाज से समझिएगा कि हमें क्या मिलता है। कोई भी आंदोलन हमेशा कहा जाता है पब्लिक के लिए, कहा जाता है ना। नतीजा मिलता है आपको, यानी जो आंदोलन किसी एक नतीजे तक पहुंचने के लिए शुरू किया जाता है। कहा जाता है ना कि हम वहां तक जाएंगे, पब्लिक को, जनता को ये दिलाएंगे, देश से ये हटाएंगे या देश में ये लाएंगे। वो नतीजा आंदोलन में मिलता है जीरो। लेकिन उस आंदोलन से एक चीज मिलने की गारंटी रहती है, और वो होते हैं नेता। नेता मिल जाते हैं आंदोलन से। और मैं आपको इसका इतिहास बताता हूं कि अगर आप इसको उठाकर देखेंगे कि कैसे, अगर आप दूसरे जितने आंदोलन इस देश में हुए अगर उसका इतिहास देखें, आपको याद होगा साल 2011 एक आंदोलन हुआ था, लोकपाल आंदोलन। लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे याद हैं आपको, अरविंद केजरीवाल याद हैं आपको। वो आंदोलन किस लिए था? लोकपाल लाएंगे, भ्रष्ट नेताओं को जेल पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार देश से खत्म कर देंगे, करप्शन, घूसखोरी सब खत्म कर देंगे। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा आज की तारीख में यह है कि किसी के मुंह पर लोकपाल की चर्चा नहीं। अभी आपको डेटा बताऊंगा कि किन राज्यों में लोकपाल है, नहीं है, और उस लोकपाल जो बना भी उससे क्या हासिल हुआ। नतीजा आप देखेंगे तो खुद कहेंगे कि भैया ये क्रॉस लगा दो। लेकिन इससे नेता मिल गए, और वो नेता मिले केजरीवाल, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यानी एक आंदोलन हुआ, लोकपाल आंदोलन, नतीजा जीरो, नेता केजरीवाल मिल गए।
ऐसा आपको याद होगा, और मैं कह रहा हूं आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात बता रहा हूं। 1974 में देखिए जेपी आंदोलन हुआ, देश में बड़ा आंदोलन हुआ 70 के दशक में, जेपी आंदोलन। इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? करप्शन देश से खत्म करना था, समाजवाद लाना था। नतीजा अगर सोचने बैठिएगा, अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, नतीजा जीरो रहा, लेकिन नेता बहुत सारे निकल गए इससे। लालू, मुलायम, नीतीश, सब निकल कर आ गए, इस पासवान, सब निकल कर आए। हाल में आपको याद होगा 2015 पाटीदार आंदोलन हुआ, जिसमें पाटीदार समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात थी। पाटीदार आंदोलन का नतीजा क्या निकला? नतीजा क्रॉस, इसके आगे क्रॉस लगा दीजिए। लेकिन नेता मिल गए एक, और वो नेता है हार्दिक पटेल। एक और आंदोलन जिसने एक और नेता दे दिया। पब्लिक को क्या मिला इसकी कोई चर्चा नहीं। और फिर अब आप देखिए 2020 का साल, 2020 के साल में एक किसान आंदोलन आया। इस किसान आंदोलन से देश को, किसानों को अब तक क्या मिला? नतीजा अगर देखने बैठिएगा तो अभी तक, हालांकि आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन नतीजा क्रॉस। लेकिन नेता कौन से मिल गए? टिकैत, राकेश टिकैत, चडूनी, ये सारे नेता जो हैं वो निकल कर आ गए। इसलिए वो मशीन आपको दिखा रहा हूं, ये वाली, कि आंदोलन इधर से गिरता है और एक मेड इन आंदोलन नेता निकल कर आता है। फिर ऊपर से एक आंदोलन गिरता है सालों साल से और एक मेड इन आंदोलन नेता निकल कर आता है। पब्लिक को कुछ नहीं मिलता, नारे मिलते हैं, उम्मीदें मिलती हैं, भावनाएं जगती हैं, लेकिन नेता को मिलता है। और आज ये बात क्यों कह रहा हूं? संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। वो भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा यूनिट के प्रमुख भी हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने चढ़ूनी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और इसमें चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। पहले इसको सुनिए, फिर आगे की बात। बाबा जी, लड़के बोल रहे थे कि अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें घुसेंगे। इनके बात किए गए, बिल्कुल ये लूट के खा गए, कानून बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ जिसकी वोट उसका राज होना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस आंदोलन का बड़ा चेहरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में राकेश टिकैत के आसपास बैठे दिखते हैं, योगेंद्र यादव के आसपास बैठे दिखते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं। जिस किसान आंदोलन को कहा गया कि बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, उसमें वो हिडन कैमरे पर कह रहे हैं पार्टी भी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सब इन्हीं के पास क्यों रहेगा? पार्टी बनाने में, चुनाव लड़ने में कुछ गलत नहीं है, सबको संवैधानिक अधिकार है, बनाइए, लड़िए। लेकिन झूठ बोलना, गुमराह करना, यह किसी का अधिकार नहीं है। मंच पर कुछ और कहना, पब्लिक से कुछ और कहना, दिल में कुछ और रखना, यह गुनाह है, इसका अधिकार नहीं है। किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले कैमरे पर क्या कहते हैं, जब सामने कैमरा नहीं होता तो क्या कहते हैं, ये दोनों बातें भी आप सुन लीजिए। इन्हीं चढ़ूनी के सामने जब कैमरा था और उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, और जब पता नहीं था कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तब क्या कहा, अब दोनों साथ में सुनिए। अफवाह जो है फैल रही है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुद जो है पंजाब से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल चुनाव लड़ने का किसने बकवास किया है जी, तो उनको क्या कुछ जवाब देना चाहोगे? मैं जवाब देना चाहूंगा, अफवाहें फैलाते हैं वो, बेईमान लोग हैं जो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ नहीं रहा पंजाब से जी, एक बार फिर मैं तो 100 बार के लिए जी। बाबा जी, लड़के बोल रहे थे कि अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें घुसेंगे। इनके बात किए गए, ये लूट के खा गए, कानून बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ जिसकी वोट उसका राज होना चाहिए। अगर दिल में ईमानदारी है
तो कैमरा सामने दिखे या ना दिखे, बोलिए ना चुनाव लड़ेंगे। किसानों को बताकर बोलिए कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं कि यह इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि चढ़ूनी ने पहली बार यह सपना नहीं देखा कि चुनाव लड़ेंगे। इनका चुनावी इतिहास है, वो आपको बताता हूं। ये जो चढ़ूनी है, इनका इतिहास देखिए। ये 2019 में चुनाव लड़े। कहां से लड़े? कुरुक्षेत्र से लड़े, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र में विधानसभा सीट से लड़े, निर्दलीय लड़े, इंडिपेंडेंट। इनको वोट कितने मिले? 1307 वोट मिले। 1307 वोट। जो भाई साहब अपने आप को किसानों का बहुत बड़ा नेता बताते हैं, इनको 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, मात्र 1307 वोट आए। इनकी जमानत जब्त हो गई। इसीलिए कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, पार्टी भी बनाऊंगा, उसके लिए इनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो वोट तो दे, 1307 के आगे तो आंकड़ा जाए, इसलिए किसानों की जरूरत है। 2014 में इनकी पत्नी चुनाव लड़ी। पत्नी चुनाव लड़ी, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। बलविंदर कौर, वो भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से लड़ी, आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ी, आपके टिकट पर। और नतीजा क्या आया? जमानत जब्त हो गई। ये वो किसान नेता हैं जिनकी जमानत नहीं बचती और वो पूरे देश के किसानों के नेता होने का दम भरते हैं। इसलिए कह रहा हूं, आंदोलन करो, नारे लगाओ और नेतागिरी चमकाओ। ये चल रहा है। 6 फरवरी 2021 को, ये अकेले नहीं है, दूसरा नाम मैंने राकेश टिकैत का बताया था, उनको भी सुनिए। 6 फरवरी 2021 राकेश टिकैत का बयान क्या था कि वोट देने का भी हक है, चुनाव लड़ने का भी हक है। 13 मार्च 2021 को बंगाल में किसान नेताओं का प्रचार करने चले गए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत सब बंगाल गए, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा। अरे भाई, जब किसानों का आंदोलन था तो किसके खिलाफ वोट देना और किसके पक्ष में वोट देना, यह बताने क्यों गए थे? 12 जुलाई 2021 को राकेश टिकैत का बयान क्या था? चुनाव लड़ने का विकल्प खुला हुआ है। जुलाई 2021 में राकेश टिकैत का बयान क्या था? यूपी में प्रचार करेंगे, बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। 24 अक्टूबर को गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब की सभी सीटों पर लड़ेंगे, किसानों को चुनाव लड़वाएंगे। राकेश टिकैत 2014 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, आरएलडी से लड़े थे, अमरोहा सीट पर लड़े थे। नतीजा क्या था? हार गए थे। वोट कितने मिले थे? 10,000 वोट भी नहीं मिले थे, 9,539 वोट मिले। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव सीट खतौली, नतीजा 6ठे नंबर पर रहे राकेश टिकैत। 6ठे नंबर पर, उनके ऊपर 5 लोग थे। और तो अरमान जागे कि ये कैसे ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होगा। तो किसानों के नाम पर ये करो, माहौल बनाओ, वोट पाओ। किसान आंदोलन के रास्ते राजनीति में एंट्री पर गुरनाम सिंह की दलीलें क्या हैं? एक बार गौर कीजिए, ये चीजें मैच कीजिएगा, तब समझ में आएगा। जो अभी कह रहा था कि मेड इन आंदोलन नेता, पहली दलील वो क्या देते हैं? राजनीति पर सिर्फ नेताओं का हक नहीं है। दूसरी दलील क्या कहते हैं? राजनेता देश को लूट लूट कर खा गए। तीसरी दलील क्या है? राजनीति को शुद्ध करने के लिए उसमें उतरना होगा। अब थोड़ा सा दिमाग पर अगर जोर डालिएगा तो आपको लगेगा ये दलीलें पहली भी सुनी हुई लगती। राजनीति में आने वाला हर शख्स ऐसी ही दलील देता है कि वो बस इस देश को साफ करने आया है, सब साफ कर देगा और आपके लिए जीवन जो है वो चमचम कर देगा, ये बोलकर आता है। अन्ना आंदोलन को याद कीजिए, तब क्या शब्द, क्या नारे चर्चा में थे। अन्ना आंदोलन की याद दिलाता हूं। एक आंदोलन किसान आंदोलन का आपने देख लिया, अन्ना आंदोलन याद कीजिए। अन्ना आंदोलन, और उसमें कौन सा शब्द सुनाई देता था? एक ही शब्द जो बार बार सुनाई देता था, वो शब्द होता था जन लोकपाल। ऐसा कहा जा रहा था कि बस जन लोकपाल अभी आ जाएगा, तभी आ जाएगा, और आने के बाद देश भर में कमाल हो जाएगा। फिर कहीं कोई करप्शन नहीं, कोई घूस नहीं, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अन्ना सबकी जुबान पर थे। आज कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है। अन्ना कहां है किसी को नहीं पता। खुद अन्ना हजारे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अन्ना हजारे को भी पता है या नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था और आज कहां है, किसी को नहीं पता।
लेकिन एक पार्टी बन गई जिसे सत्ता भी मिल गई। अब वो पार्टी भी दूसरों की तरह ही विशुद्ध राजनीति कर रही है। वो चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं, नहीं करते ये जनता तय करेगी। लेकिन जन लोकपाल को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, उससे एक पार्टी निकली, वो कितनी सीरियस है इसको लेकर वो सवाल खड़ा होता है। जिनको इस आंदोलन से नेता बनना था वो नेता बन गए। पब्लिक को क्या मिला? लंबे वक्त बाद देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग जुट गए थे, लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर आए थे कि यहां पर इनकी मदद करेंगे देश बदलने में, देश में बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो वक्त याद कीजिए। मुझे याद है कितने लोग कहते थे कि हम विदेश से आए हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, अपनी तरफ से वॉलंटियर बन के काम कर रहे थे। मैं भी अन्ना का वो की टोपी लगाते थे। लेकिन आखिर में पब्लिक को क्या मिला? जन लोकपाल इस देश में आया नहीं आया आपको पता है? आपके राज्य में है नहीं है आपको पता है? कितने केसेस लोकपाल के पास है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं लोकपाल का हाल क्या हुआ, सुनिए। लोकपाल का सफर देखिए, लोकपाल का सफर क्या हुआ। देश में लोकपाल है या नहीं है आपको पता भी नहीं होगा बहुतों को। 2013 में बिल पास हुआ, लोकपाल बिल, साल 2013 में, और 2014 में लागू हो गया। बिल के तहत केंद्र में लोकपाल, राज्यों के लिए लोकायुक्त। केंद्र के लिए था लोकपाल और राज्य के लिए क्या था? लोकायुक्त। कि राज्यों में लोकायुक्त होगा जो कि करप्शन को रोकेगा। बिल पास हुआ 2014 में, लागू हो गया। पहला केंद्रीय लोकपाल नियुक्त कब हुए? 2019 में पहले लोकपाल नियुक्त हुए। 5 साल बाद पहले लोकपाल की नियुक्ति 2019 में हुई। वो सारे लोग जो इसी लोकपाल आंदोलन को लेकर आए थे सत्ता में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। रिटायर्ड जस्टिस पीसी घोष लोकपाल बने। ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर, सुनिए, जिनको सत्ता ही दिल्ली में इस जन लोकपाल आंदोलन से मिली, दिल्ली में जो लोकायुक्त का पद है, पद क्या है? अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है। जो सत्ता में आए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाई, आज सत्ता में है, उनके खुद के दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली है, किसी को फर्क नहीं पड़ता और किसी और को भी नहीं पड़ता। उनको तो नहीं पड़ता, अन्ना हजारे को भी नहीं पड़ता। वो अब नहीं बैठ रहे किसी आंदोलन के लिए। एक और आंदोलन, उस मशीन से एक और नेताओं की लिस्ट निकल गई, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। अब लोकपाल को देखिए, लोकपाल में कितने केसेस आए वो देखिए। लोकपाल के पास केंद्रीय लोकपाल का आपको हिसाब बताता हूं, और ये 2019-20 का बता रहा हूं। 1427 मामले केंद्रीय लोकपाल के पास आए, यानी शिकायतें आई। अब आप सोचिए, जो आंदोलन हुआ देश भर में, दुनिया भर से लोगों ने आके किया कि देश को सुधारना है, उसमें शिकायतें मात्र 1427 आई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि शिकायत करनी कैसे है। और इन 1427 में से 1219 रिजेक्ट हो गई। अब आप सोचिए, 1219 शिकायत रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो ये केंद्रीय लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं थी। और इसमें से 34 केस जो हैं, उनमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए कि भाई कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब ये क्या हुआ, इसमें नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। अब आपको 2020-21 का बताता हूं।
2020-21 इसमें कितने मामले सामने आए, इधर लिख देता हूं, 2020-21 101 मामले आए, सिर्फ 101। और एक्शन कितने मामले पर हुआ, इसमें से एक पर एक्शन हुआ। क्या पूरे देश ने लड़ाई लड़ी सिर्फ इस एक केस पर एक्शन होने के लिए? पूरा देश झूम रहा था कि देश जो है वो साफ हो जाएगा, यमुना भले साफ हो ना हो, लेकिन करप्शन की जो गंगोत्री बह रही है वो अब बिल्कुल जो है वो सब साफ कर देगी, करप्शन की गंगा साफ हो जाएगी। वो क्या हुआ, एक एक्शन के लिए था सब। आंकड़े से आपको बता रहा हूं कि आंदोलन से नेता तो निकलते हैं, पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से 1974 में हुआ था, उस समाजवादी, उस जेपी आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बन गई, लेकिन फिर क्या हुआ, 1980 में फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। जेपी आंदोलन से निकले नेताओं ने आगे चलकर अपनी अपनी पार्टियां बना ली, यहां तक कि जिस कांग्रेस के खिलाफ ये नेता बने उसी से आगे हाथ भी मिला लिया। और आप सोचिए, जिनकी बात आप करते हैं, इस आंदोलन से कौन कौन निकले? मुलायम निकले, मुलायम सिंह यादव, उनकी बनी समाजवादी पार्टी। इस समाजवादी पार्टी में समाजवाद सिर्फ नाम में बचा है और कहीं समाजवाद नहीं है। ये हैं मुलायम सिंह यादव। इसके बाद नाम था उस आंदोलन से निकलने वाले लालू यादव का, इनकी पार्टी बनी आरजेडी। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आंदोलन से निकलने वाले खुद करप्शन के नाम पर जेल चले गए। चारा घोटाले में इनका नाम आया, सजा याफ्ता है। इसके बाद नीतीश कुमार ने बना ली जेडीयू, इधर से इधर होते रहे। लेकिन इन्होंने समाजवाद के नाम पर अगर कुछ स्थापित किया होता तो बिहार से लोग निकल के इधर उधर जाकर पलायन करके नौकरी नहीं ढूंढ रहे होते, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और ये लोग लाए क्या आंदोलन के नाम पर? परिवारवाद लेकर आए। ये लालू यादव की पार्टी कौन चलाता है? उनके बेटे चलाते हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी कौन चलाता है? उनके बेटे चलाते हैं। पार्टियों के नाम और नारों में सिर्फ समाजवाद रह गया है और कहीं नहीं है ये समाजवाद। एक और आंदोलन जिसमें देश की भावनाएं थी, देश की उम्मीदें थी, उससे नेता तो निकल गए, लेकिन उस आंदोलन से पब्लिक के लिए कुछ नहीं निकला। और इन आंदोलनों से जो मेड इन आंदोलन नेता निकलते हैं, मेड इन आंदोलन जो आपको दिखा रहा था, मेड इन आंदोलन नेताओं का सक्सेस रेट देखिए कि इनका सक्सेस रेट कितना जबरदस्त है। और तभी लोगों को लगता है कि यार आंदोलन में ही फायदा है। लालू यादव जो उस आंदोलन से निकले, इन लालू यादव का सफर देखिए। 1974 में आंदोलन का हिस्सा बने, 1977 मात्र 3 साल के अंदर छपरा से चुनाव जीत गए लोकसभा का, छपरा से लोकसभा पहुंचे। मात्र 29 साल के थे, 29 इयर्स, जब ये सांसद बन गए। ये है आंदोलन का सक्सेस रेट। और 1990 में बिहार के सीएम बन गए, बिहार के सीएम, मुख्यमंत्री। यह है लालू यादव, आंदोलन के नेताओं का, मेड इन आंदोलन नेताओं का सक्सेस रेट। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, यह भी उस आंदोलन से निकले। 1975 में इमरजेंसी में जेल गए, बस वहां से सक्सेस रेट ऊपर गया। 1977 आते आते मंत्री बन गए यूपी में। ये नेताओं का सक्सेस रेट देखिए। 1982 आते आते विपक्ष के नेता बने। और इतना ही नहीं, 1989 में यूपी के सीएम। यह है आंदोलन, मेड इन आंदोलन नेताओं का सक्सेस रेट। ये जो मशीन आपको दिखा रहा हूं इस तरफ,
ये आंदोलन डला और नेताजी निकले मेड इन आंदोलन वाले। कमाल की चीज है ये। अरविंद केजरीवाल, इसमें देखिए केजरीवाल, इनका सक्सेस रेट देखिएगा, इनसे ऊपर, इनसे तेजी से सिर्फ बिटकॉइन भाग रहा और कुछ नहीं। 2011 में अन्ना आंदोलन इसमें शामिल हुए, उसके पहले बहुत लोगों ने केजरीवाल का नाम भी नहीं सुना था। 2012 में पार्टी बनाई, 2013 में दिल्ली के सीएम बन गए। इतनी तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी तेजी से अपील नहीं की। ये जो अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में, आज की तस्वीर देखिएगा तो पहचान में नहीं आएंगे। ये तस्वीर आज की है। सत्ता भी आई, रसूख भी बढ़ा, वजन भी बढ़ा, सब कुछ हो गया। अब अगला नाम हार्दिक पटेल। सोचिए इनका सक्सेस रेट। 2015 में पाटीदार आंदोलन, उसमें उभर कर आए। पाटीदार समाज को क्या मिला? कुछ नहीं। 2017 में कांग्रेस का समर्थन किया, और लेकिन कांग्रेस को हार्दिक पटेल मिल गए, भले पाटीदार समाज को कुछ नहीं मिला। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में आ गए, और 2020 में 2020 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यह है मेड इन आंदोलन नेताओं का सक्सेस रेट। देखिए, कहते हैं कि क्रांति से समाज बदलता है, आंदोलन से समाज बदलता है। क्रांति शांतिपूर्ण आंदोलन से होती है। आंदोलन किसी भी समाज का अहम हिस्सा है और कोई आंदोलन गलत नहीं होता। आंदोलन समाज के जिंदा होने, सजग होने का सबूत है। लेकिन आंदोलन को आपने स्वार्थ का मकसद बनाना समाज से धोखा है, देश से धोखा है। क्योंकि लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो वो ये नहीं सोचे रहते कि इनके मन में क्या चल रहा होगा। जैसे चढ़ूनी छिपे कैमरे में कह रहे ना, पार्टी बना लूंगा, चुनाव लड़ लूंगा। वो जो किसान उनसे जुड़े, उनको नहीं पता कि अंदर अंदर ये सोच रहा है और हमारे मुंह पे कुछ और बोल रहा है। आंदोलन को राजनीति की सीढ़ी समझने वालों को महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने सैकड़ों आंदोलन किए, सैकड़ों उपवास किए, सत्याग्रह किए, लेकिन स्वतंत्र भारत में सत्ता पाने के कोई अरमान उनके मन में नहीं थे। यानी आजादी का आंदोलन नेता तो कई देकर गया, लेकिन गांधी जी जैसा नहीं देकर गया। सोचिएगा इस पर। और पाठशाला में अब इनोवेशन की क्लास। नेताओं के लिए तो पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने इनोवेशन कर लिया आंदोलन वाला, लेकिन देश में अलग अलग तरीके के दूसरे इनोवेशन भी हो रहे हैं। रेलवे स्टेशंस के रेस्ट रूम का जमाना चला गया। पहले तो फिल्में भी बन जाती थी, हीरो हीरोइन रेस्ट रूम में मिल जाते थे। न्यू इंडिया में पॉड रूम का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रेस्ट रूम का नया वर्जन है, पॉड रूम। आपको प्लेटफॉर्म पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाहर होटल रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है स्थिति, यह है पॉड रूम। रेलवे स्टेशन पर अब ऐसे पॉड रूम मिला करेंगे आपको, जिनमें आप कई घंटे आराम कर सकते हैं या जरूरत पड़े तो ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। स्क्रीन लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है। देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे चांद पर जाने वाले हैं, स्पेस में जाने वाले हैं, ऐसा लगेगा। पहली बार रेलवे ने मुंबई में इसकी शुरुआत की है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पॉड रूम बनाए गए, जिनमें एक यात्री आराम से कई घंटे रह सकता है। पॉड रूम उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जिन्हें 1-2 दिन के लिए मुंबई आना पड़ता है। उन्हें बाहर जाकर होटल के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है। स्टेशन से होटल पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब की जरूरत ही नहीं है। आप स्टेशन पर ही ऐसे पॉड रूम बुक कर लीजिए। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अभी ऐसे 48 पॉड रूम जो है वो बनाए गए हैं। इस बात को समझिए।
तो ये आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति बनी है पॉड रूम को लेकर, कि इस तरीके से पॉड रूम बने हैं 48, और अपने आप में सोचिए कितना कमाल का है। इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं? बेड स्पेस है, आपको दिख रहा है बेड लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। बहुत लोगों का जीवन बिना टीवी के नहीं चलता। अब आपको लग सकता है कि अरे इसमें रहूंगा तो पाठशाला कैसे देखूंगा, लगा है टीवी, देखिए। अच्छा, लॉकर भी है। आप सोचेंगे जरूरी सामान रख के कैसे निकलूंगा, लॉकर है, रखिए। अच्छा, बिना सजे धजे कैसे निकलूंगा, मिरर है, देख के निकलिए, सज के, झकझक बाल झाड़ के निकलिए। ठंडा नहीं हुआ, गर्मी में कैसे रहेंगे, एसी है। प्रदूषण हुआ तब एयर फिल्टर है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, कैसे फोटो खींच खींच के डालेंगे इंस्टा ट्विटर पे, मोबाइल चार्जिंग का इंतजाम है। पढ़ेंगे कैसे, वहां खाली लेटे रहेंगे तो टाइम कैसे पास होगा, टीवी देख देख के खाली नहीं हुआ तो रीडिंग लाइट्स है। अच्छा, वाईफाई का क्या करेंगे, मेरा नेटवर्क नहीं आया तो, इतना खुपचे में बना हुआ है, इसमें नेटवर्क नहीं आया तो फ्री वाईफाई है। घड़ी है, ईयरफोन है, साबुन है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, लगेज स्पेस है, कॉमन एरिया में वॉशरूम भी है। मतलब रेलवे स्टेशन को ही होटल बना दिया। यह है इनोवेशन, नए भारत का इनोवेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जो पॉड रूम बने हैं वो 4 कैटेगरी में बनाए गए, जिनमें 48 कमरे हैं। एक पॉड की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई 4 फीट। मतलब अच्छे खासे लंबे लोग भी इसमें आराम से रह सकते हैं। पॉड की क्लासिक कैटेगरी 30 रूम है और इसका किराया जो है 12 घंटे के लिए 999 रुपए प्लस जीएसटी और 24 घंटे के लिए 1999 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी तो देना पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा। लेकिन अगर आप बढ़िया होटल लेने जाइएगा और उस होटल तक जितना मुंबई में टैक्सी का भाड़ा दीजिएगा उससे कम में तो आप यहां रह लीजिएगा। और ट्रेन छूटने का झंझट भी नहीं, मतलब ऐसे झांक के देखा ट्रेन आ गया तब निकले पॉड रूम से, ये हिसाब है। अच्छा, लेडीज के लिए 7 पॉड है, अलग से बनाया गया है। उसमें रूम का किराया वही है 999 प्लस जीएसटी, 24 घंटे के लिए 1999 प्लस जीएसटी। प्राइवेट पॉड 10 रूम है और इसका किराया थोड़ा ज्यादा है, 12 घंटे के लिए 1249 रुपए प्लस जीएसटी और 24 घंटे के लिए 2499 रुपए प्लस जीएसटी, 500 रुपए ज्यादा। प्रिवेसी भी चाहिए और 500 रुपया भी नहीं खर्चा कीजिएगा। फिर सबसे कमाल की बात जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, दिव्यांगों के लिए भी इस देश में सोचा जाना शुरू हुआ है। विदेश में अगर आप चले जाइए तो जो बस आती है उसमें भी प्लेटफॉर्म लगा होता है दिव्यांगों को चढ़ने के लिए। भारत में ये सब कोई सोचता ही नहीं था, अब ये सब होना शुरू हुआ है। तो ये जो पॉड रूम बना है इसमें दिव्यांगों के लिए भी पॉड है। एक रूम अभी बना दिया गया है, इसमें 12 घंटे के लिए 1499 रुपए प्लस जीएसटी और 24 घंटे के लिए 2999 रुपए प्लस जीएसटी, क्योंकि इसमें व्यवस्था वैसी है कि दिव्यांगों को कोई दिक्कत ना है। सुविधाएं ज्यादा हैं इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा कॉमन एरिया और 15 वॉशरूम इस होटल टाइप में बनाए गए हैं। ऐसे पॉड होटल या कैप्सूल होटल का प्रयोग सबसे पहले हमने नहीं किया, सबसे पहले जापान ने किया था। छोटे साइज की वजह से इन्हें कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल गोली खाते ना, खप से खाए निकल लिए, मतलब काम पे निकल लिए। जापान के अलावा रूस, अमेरिका, यूके, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में भी ऐसे कैप्सूल होटल का बहुत प्रचलन है। हमारे तो स्टेशन पर है, वहां होटल भी ऐसा बना दिया है। अब वो बड़ा बड़ा कमरा में टांग फैला के बैठे ना, किफायती है, आइए रहिए निकलिए, ज्यादा लोग रह सकते हैं। चीन में 2012 में पहली बार ऐसे होटल शुरू हुए थे। ऐसे होटल से पैसे की बचत हो जाती है, सुविधाएं पूरी मिल रही हैं। जो लोग महंगे होटल नहीं बुक कर सकते उनके लिए कम खर्च में ऐसे होटल बड़ी सुविधाएं। पॉड होटल के कमरे कैसे हैं, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर कैसे इन्हें बनाया गया है, अभी तो फोटो देख रहे हैं। हमने अपने रिपोर्टर से कहा जाओ भाई देखो जरा, लेट के कैसा लगता है, बैठ के कैसा लगता है, फोटो में हो सकता है अच्छा लग रहा हो, अंदर मजा ना आ रहा हो, क्या सुविधा है जरा जाके देखो। तो भाई ने, हमारे रिपोर्टर भाई ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए उसको। अच्छा, बहन है, रिपोर्टर बहन ने भेजी, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं कैमरा में, ये दरअसल एक पॉड होटल है, अर्बन पॉड इसका नाम दिया गया है। आईआरसीटीसी और भारतीय रेलवे
के कोलैबोरेशन से बना है। अर्बन पॉड नाम की एक निजी कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है और मेंटेनेंस का काम उनका रहेगा। अब देखिए, पहले तो देखें कि क्या क्या है इस बंकर बेड में, इस पॉड बेड में। तो ऐसा दिखता है ये। किसी भी होटल के कमरे को पकड़ लें और उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन यानी कि मिनी वर्जन अपने दिमाग में लाएं, तो ऐसा ही दिखेगा ये पॉड। आप देख सकते हैं बिस्तर है, तकिया है, बेडशीट यानी से कंबल जिसे हम बोलते हैं वो भी है। अब इसके अलावा सुरक्षा के नज़रिए से एक फायर एक्सटिंग्विशिंग छोटा सा सिलेंडर भी लगाया हुआ है। बाकी किसी भी होटल के कमरे में जो भी सुविधाएं होती हैं, एक शीशा है, आप देख सकते हैं छोटी सी तिजोरी है, घड़ी है जिसमें वक्त आपको दिख रहा है। उसके अलावा आपके सॉकेट्स हैं जिसमें आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। आपके ईयरफोन हेडसेट्स हैं, कोई ऑडियो सुनना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें वो है। दीवार में ही लगी हुई एक टीवी भी है और साथ ही थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सेट टॉप बॉक्स भी लगाया है। अब इस श्रेणी को रेलवे वालों ने नाम दिया है क्लासिक। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 4 पॉड्स आप देख सकते हैं। जो ऊपर वाले पॉड पर जाना चाहें उनके लिए छोटी सी सीढ़ियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ऐसा दिखता है मुंबई सेंट्रल का ये अर्बन पॉड होटल। अब कितने इसी तरह के पॉड्स हैं यहाँ पे? 30 क्लासिक हैं, 10 प्राइवेट हैं, 7 सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और 1 दिव्यांगों के लिए है। अब लॉबी की अगर हम बात करें तो किसी भी दूसरे होटल की लॉबी की तरह दिखती है। जैसा कि मैंने कहा कि अपने किसी भी होटल के कमरे को ध्यान में रखें और उसके एक कंप्रेस्ड और बहुत छोटे वर्जन के बारे में सोचें, वही है पॉड होटल। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी भी दूसरे होटल की लॉबी की तरह ये लॉबी दिखती है। कल ही शुरुआत हुई है इसकी। भारतीय रेलवे का कहना है कि अभी उन्हें बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिस्पॉन्स इस पे मिल रहा है और यहाँ तक कि लोगों ने बुकिंग्स भी शुरू कर दी हैं। अब जो हमने पहले देखा था वो क्लासिक सेक्शन था, प्राइवेट यानी कि निजी सेक्शन भी है यहाँ पे। फ़र्क क्या है? ये आपका प्राइवेट सेक्शन है। जैसा कि दिखता है वो जो बंकर थे ठीक उसी तरह का बंकर है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जैसे ही आप अपने पॉड के दरवाजे को बंद करते हैं आपको वही प्राइवेसी, वही निजता मिलेगी जो कि एक होटल के कमरे में मिलती है। तो ऐसा दिखता है ये प्राइवेट सेक्शन जो है। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी होटल की लॉबी की तरह होटल की लॉबी है, वैसा ही बंकर बेड है जो हमने वहाँ देखा था। करीब 48 ऐसे पॉड्स हैं और इनके बीच में करीब 15 वॉशरूम्स हैं। ऊपर की मंजिल पे वॉशरूम भी है और एक लाउंज एरिया भी है। अगली बार आप मुंबई जाएं और पॉड में रुकें और कोई पूछे कि कहाँ आना है तो बोलिए पॉड में आ जाओ, तो वो अपने आप पहुंचेगा। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, ये कॉन्सेप्ट और बढ़ेगा। भारतीय रेलवे की तस्वीर कैसे बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यात्री सुविधाएं, पिछले 7 साल में बड़ा बदलाव हुआ है। देश में 123 रेलवे स्टेशन रीडेवलप हो रहे हैं। इन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। इनमें एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलेंगी। मतलब ऐसा एयरपोर्ट, ऐसे रेलवे स्टेशन कि देखकर लगेगा कि आप एयरपोर्ट आ गए। अभी भोपाल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन शुरू हुआ है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां सारी सुविधाएं जो है वो एयरपोर्ट जैसी हैं। जरा 1 मिनट पानी पी लेने दीजिए। अभी हाल में एक रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत हुई। इससे भगवान राम से जुड़ी इन जगहों का दर्शन किया जा सकता है। स्पेशल ट्रेन में सीसीटीवी है, हर कोच में सुरक्षा गार्ड हैं, ट्रेन में रेस्टोरेंट, मॉडर्न किचन, शावर की सुविधा है। मतलब देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा, लगेगा कि जाना चाहिए। मतलब जो युवाओं को लगता है कि हम कहां तीर्थ में घूमने जाएंगे, उनका भी मन करेगा कि चलो ट्रेन से चलते हैं। एकदम साफ, झकझक, मजा आने वाला। ये देख, फुट मसाजर लगा हुआ है, आराम से पैर में डाले और एंजॉय किए। आरती हो रही है। 17 दिन का टूर कराने वाली ट्रेन है। इसके अलावा पिछले 7 साल के दौरान रेलवे में पीपीपी मॉडल पर बड़ा निवेश हुआ। पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत शुरू हुई, 400 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू हुई, ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह बायो टॉयलेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा नई पहल में पेंट्री कार में मॉडर्न उपकरणों का इस्तेमाल हुआ।
एलपीजी की जगह बिजली का इस्तेमाल किया। इसी साल अक्टूबर में खाली एसी बोगीज का इस्तेमाल चॉकलेट और नूडल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया गया। रेलवे ने इस तरह लाखों रुपए की कमाई की है। तो हो सकता है ये जो पॉड रूम आप देख रहे हैं, ये हो सकता है आपके रेलवे स्टेशन पर भी जल्द मिले। तो तस्वीर बदल रही है। ये बदलता भारत है, नया भारत है, इनोवेशन, बेहतर सुविधाएं ये देखने को मिल रही हैं इस नए भारत में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद उस पुराने भारत की बात करूंगा हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें भारतीय सेना के सबसे मुश्किल युद्ध का चैप्टर खुलेगा। चीन के हजारों सैनिकों पर कैसे हमारे 114 सैनिक भारी पड़े थे, इस ब्रेक के बाद। और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। और हिस्ट्री की क्लास में रेजांग ला युद्ध का चैप्टर। 1962 में चीन से युद्ध में रेजांग ला वो जगह थी जहां भारतीय सेना के 114 जवानों ने -20 डिग्री के टेंपरेचर में अपनी वीरता से हमलावर चीन के पसीने छुड़ा दिए। -20 डिग्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर थे। 1962 के युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही रेजांग ला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। लद्दाख के चुशुल में रेजांग ला वॉर मेमोरियल बना है। भारतीय सेना ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। यहां पर कुमाऊं रेजिमेंट ने वो काम किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वॉर मेमोरियल में रेजांग ला में शहीद जवानों के नाम लिखे। इसके साथ ही गलवान में शहीद जवानों के भी नाम लिखे हैं। आज उसी रेजांग ला युद्ध की स्मृति में जो वॉर मेमोरियल बना है उसका उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह के दौरान एक शानदार तस्वीर दिखी। ये आपको दिखाते हैं। व्हील चेयर पर बैठे इस शख्स को शायद आप नहीं जानते होंगे, जिनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मेमोरियल तक लेकर आए। इनका नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जतार है। 1962 युद्ध में आरवी जतार कुमाऊं रेजिमेंट में ब्रिगेडियर थे। चीन के खिलाफ युद्ध में ब्रिगेडियर जतार और उनके जवानों ने अदम्य वीरता दिखाई। ब्रिगेडियर आरवी जतार 1962 युद्ध के हीरो हैं। राजनाथ सिंह ने उनके साहस और वीरता को नमन किया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर इतिहास के पन्ने पलटूंगा और 1962 के उस युद्ध के बारे में बताऊंगा कि रेजांग ला में हुआ क्या था। 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल इस साल नहीं आया हूं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा। और मेरा विश्वास, मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। 1962 के चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई और मेजर शैतान सिंह का नाम अमर है। 62 में चीन की सेना मैकमोहन रेखा पार करके लद्दाख तक आ गई थी। सामयिक रूप से रेजांग ला की अहमियत बहुत ज्यादा थी। लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता, अंदर आने का रास्ता रेजांग ला से ही था। रेजांग ला पोस्ट 18,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। कब्जे का मतलब होता कि पूरे लद्दाख पर चीन का कब्जा हो जाता। यहां कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी तैनात थी। मेजर शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के लीडर थे। मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी में 114 से 120 जवान थे। भारतीय सेना के 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के ज्यादातर जवान हरियाणा के थे। उस समय रेजांग ला का तापमान -20 डिग्री था जब यह युद्ध लड़ा गया। मुश्किल हालात में मेजर शैतान सिंह अपनी चार्ली कंपनी के साथ रेजांग ला पोस्ट पर डटे हुए थे। लद्दाख की चुशुल घाटी में एंट्री के लिए रेजांग ला पर कब्जा करना जरूरी था। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने रेजांग ला पोस्ट पर हमला कर दिया।
-20 डिग्री में सुबह 3 से 4 बजे के करीब चीनी सेना ने हमला किया। पीएलए के 5000 से 6000 जवान रेजांगला में घुस आए। 120 जवानों के साथ, उधर 5000 से 6000, इधर 120 जवानों के साथ मेजर शैतान सिंह मुकाबले को तैयार थे। मेजर शैतान सिंह को उनके ब्रिगेडियर टीएन रैना ने आदेश दिया, आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ने का आदेश दिया। मेजर शैतान सिंह ने इस आदेश का पूरी तरह से पालन किया। 120 जवानों ने उन 5000 6000 चीनी सैनिकों में से 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियां खत्म होने के बाद बंदूक की बट से चीनी सैनिकों को मारा। यह था शौर्य। रेजांगला की लड़ाई को मेजर शैतान सिंह के लिए याद किया जाता है। 120 जवान होने के बाद भी मेजर शैतान सिंह पीछे नहीं हटे। मेजर शैतान सिंह ने एक जवान का हौसला बढ़ाया, एक गोली एक दुश्मन का नारा दिया। मेजर शैतान सिंह ने दिया यह नारा और खुद मेजर शैतान सिंह ने न जाने कितने चीन के सैनिकों को ढेर किया। खुद जवानों के साथ फायरिंग कर रहे थे। अचानक एक गोला मेजर शैतान सिंह के हाथ में आकर लगा। मेजर ने साथी जवान से हाथ पर पट्टी बांधने के लिए कहा। उसके बाद मेजर शैतान सिंह ने एक मशीन गन मंगवाई। गन के ट्रिगर पर रस्सी बांधकर दूसरा सिरा अपने पैर से बांध लिया और पैर के सहारे मेजर शैतान सिंह फायरिंग करते रहे। इसी बीच एक गोली मेजर शैतान सिंह के पेट में लगी। पहले से घायल मेजर शैतान सिंह अब निढाल होने लगे। रात करीब 8 बजे, हमला सुबह हुआ था। रात के 8 बजे मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस ली। रेजांगला की लड़ाई में 114 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीनी सेना रेजांगला से एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी की बहादुरी के कारण चीनी सेना आगे नहीं बढ़ पाई। अगर उस दिन चीन की सेना रेजांगला पर कब्जा कर लेती तो पूरा लद्दाख भारत के हाथ से निकल सकता था। इस अदम्य वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चार्ली कंपनी के 8 जवानों को वीर चक्र और 4 जवानों को सेना मेडल दिया गया। रेजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की वीरता की कहानी हमारे आपके सामने कैसे आई, यह भी आपको जानना चाहिए। युद्ध खत्म होने के 3 महीने के बाद एक गडरिया वहां से भटकता हुआ चुशुल से रेजांगला जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी, सबके शरीर पर गोलियों के निशान थे। उसने नीचे आकर भारतीय सेना को इसकी खबर दी। 10 फरवरी 1963 को सेना की टुकड़ी रेजांगला पहुंची तो वहां उसे कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले। जवानों के शव बंदूक के हाथों में अभी भी पकड़े हुए थे। सीने पर गोलियां लगी हुई थी। किसी भी जवान की पीठ पर गोली का निशान नहीं था। किधर था? मेजर शैतान सिंह की वीरता से प्रभावित होकर ही कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखा था। इतिहास के इन पन्नों को पलटिए तो समझ में आता है कि कितनी मुश्किल से इस भारत का एक एक हिस्सा जहां हम रहते हैं उसके लिए इस देश के वीर जवानों ने कुर्बानी दी है, लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर आज हमने यह हासिल किया है और इसको बचाकर भी उन्होंने ही रखा। तो उन्हें सम्मान देना, सल्यूट करना मत भूलिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे ना।